हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये हिंदी से रहने वाली है और ये क्लास यूटेट के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं। इस क्लास में हम भाषा को समझने वाले हैं और इस क्लास में हम भाषा से संबंधित भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को समझने वाले हैं। और यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। कभी कभी इसी टॉपिक से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। ठीक है, भाषा। तो अगर हम बात करें कि भाषा किसे कहते हैं या लैंग्वेज किसे कहते हैं, ठीक है, तो भाषा विचारों के आदान प्रदान करने का क्या है, साधन है। और भाषा के द्वारा ही हम क्या करते हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं अपने विचारों को आप तक किसके माध्यम से क्या कर रहा हूं, अभिव्यक्त कर रहा हूं, तो भाषा के माध्यम से ही कर रहा हूं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो भाषा क्या है, भाषा विचारों को आदान प्रदान करने का क्या है, साधन है। ठीक है, आगे की भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने का साधन है। भाषा के द्वारा ही हम क्या करते हैं, जो समाज है, समाज में हम क्या करते हैं, समाज में तालमेल बिठाते हैं। अगर हम समाज में किसी ऐसे समाज में रहने लग जाएं जिसमें हम वहाँ की भाषा को नहीं जानते हैं, तो हमें वहाँ पर क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, या वहाँ पर जीवन यापन करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हम मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हमें समाज की जरूरत पड़ी ही जाती है। ठीक है, इसलिए अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक क्या है, सामाजिक प्राणी है और जो समाज में नहीं रहता है वो या तो निशाचर है और या फिर वो क्या है, ईश्वर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे है भाषा ज्ञान प्राप्ति करने का क्या है, साधन है। ठीक है, भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में है। भाषा के द्वारा ही हम क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। आप जो ये चीजें समझ रहे हो या पढ़ रहे हो, ये भाषा के द्वारा ही समझ रहे हैं। अगर मान लो कि मुझे हिंदी नहीं आती या आपको हिंदी नहीं आती, तो हम ये सारी चीजें क्या नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। और भाषा के द्वारा ही हम क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे मान लो कि हमने ये ग्लोब बनाया और ग्लोब पर हमने क्या कर दी, ये भूमध्य रेखा बना दी और इसके बारे में हमने समझा कि भूमध्य रेखा क्या करती है, ग्लोब यानी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्या ज्ञान प्राप्त करा कि ग्लोब को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है, भूमध्य रेखा बांटती है। ठीक है, भूमध्य रेखा। तो ये आपने क्या कर लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये किसके द्वारा करा, भाषा के द्वारा ही करा। ठीक है, तो भाषा क्या है, भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में भी हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं और भाषा के द्वारा ही हम क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे है भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में सहायक है। और भाषा के द्वारा ही हम क्या करते हैं, साहित्य, कला, संस्कृति या सभ्यता के विकास करने में भी क्या है, भाषा सहायक है। या इसी के द्वारा क्या करते हैं, हम अपने संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं या अपने संस्कृति का विकास करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे है लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। तो जो लिपि है, लिपि भाषा का क्या होता है, लिखित रूप होता है। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि जैसे जो हिंदी है, हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी है। ठीक है, देवनागरी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें संस्कृत की भी जो लिपि है वो भी कौन सी है, देवनागरी है। ठीक है, तो जो लिपि है, लिपि भाषा का क्या है, लिखित रूप है। जो हमने ये चीजें लिखी है सारी की सारी स्लाइड में, तो ये हमने कौन सी लिपि में लिखी है, तो ये हमने देवनागरी लिपि में लिखी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे है भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, भाषा और जो लिपि है उसके बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, या कोई सी भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। जैसे हमने लिखा, आपने खाना खाया, तो ये हमने कौन सी लिपि में लिखा, रोमन लिपि में लिखा।
और भाषा कौन सी है? भाषा हिंदी है। तो यही बताया जा रहा है कि जो भाषा और लिपि है इसके बीच कोई निश्चित संबंध नहीं है। किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, ठीक है। यहां से पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं कि क्या भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध है? तो भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं है। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, वो हमने उदाहरण के माध्यम से समझ भी लिया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अब हम क्या समझने वाले हैं? अब हम भाषा के भेद यानी भाषा के रूप को समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो हिंदी है, हिंदी के लिए ये हमारी डेमो क्लास है। और यूटेट पेपर 1, पेपर 2 और यूटेट पेपर 1 में भी पेपर 2 में एसएसटी या जो साइंस है उसके लिए हमारे अलग अलग बैच क्या हो गए हैं, प्रारंभ हो गए हैं। और अगर आप भी यूटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपने अभी तक हमारा कोर्स नहीं लिया है, कोर्स में ज्वाइन नहीं हुए हैं, अगर होना चाहते हैं तो जल्दी हो सकते हैं। और उसके लिए अभी 31 जुलाई तक फीस में क्या है, डिस्काउंट है। और अगर आप सिर्फ पेपर 1 के लिए क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी जो फीस रहने वाली है वो अभी 999 रहने वाली है, नहीं 799 रहने वाली है। कब तक? 31 जुलाई तक, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर आप पेपर 2 आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, उसकी भी जो फीस है वो अभी 31 जुलाई तक 799 रहने वाली है। और इसी प्रकार से अगर आपका पेपर 2 क्या है, मैथ और साइंस है, ठीक है। अगर आपका पेपर 2 में क्या है, आपके पास मैथ्स और साइंस है, तो उसकी भी 31 जुलाई तक जो फीस रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, 799 रहने वाली है। और उसके बाद ये फीस कितनी हो जाएगी, 1599 हो जाएगी 31 जुलाई के बाद, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जल्दी से हमारे सारथी कोचिंग सेंटर जो एप्लीकेशन है, ऐप है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पर जाकर आप हमारे कोर्सों में क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए क्या बनाए गए हैं, अलग अलग कोर्स बनाएंगे। अलग अलग सब्जेक्ट का मतलब हो जाएगा, जैसे पेपर 2 एसएसटी है, तो पेपर 2 एसएसटी के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वो आपको सब इसमें मिल जाएंगे। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे मान लो सीडीपी, पेपर 2 एसएसटी में आपको सीडीपी और साथ में हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड के रूप में लिया आपने, और संस्कृत को आपने लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड के रूप में लिया होगा, या इंग्लिश को आपने लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड के रूप में लिया होगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें इसमें मिलने वाली है, और साथ में एसएसटी भी। और इसी प्रकार से पेपर 1 में भी आपको, पेपर 1 के भी आपको सारे के सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से जो मैथ और साइंस है, मैथ और साइंस के भी आपको सारे के सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब हम भाषा के भेद को समझने वाले हैं, ठीक। अगर हम बात करें कि आप हमारे कोर्स में कैसे इनरोल कर सकते हैं, तो जो ये क्लास है या ये वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे सारथी कोचिंग सेंटर का जो ऐप है उसका लिंक दिया जाएगा। वहां से सीधा जाकर आप क्या कर सकते हैं, कोर्स में इनरोल करा सकते हैं। और वहां पर आप अलग अलग सब्जेक्ट की क्या कर सकते हैं, डेमो क्लास भी देख सकते हैं, ठीक है। वो डेमो क्लास आपको वहां पर क्या है, फ्री में दिखाई गई। जैसे ही आप अपने कोर्स में जाएंगे, जैसे आपका मान लो कि जो आप कोर्स लेना चाहते हैं वो एसएसटी है, ठीक है। जैसे ही आप एसएसटी वाले कोर्स में जाते हैं तो वहां पर आपको एसएसटी के सब्जेक्ट की डेमो क्लास दिख जाएगी। एसएसटी में अभी कौन कौन सी डेमो हो गई है, तो उसमें सीडीपी की भी डेमो क्लास हो गई है, ठीक है, एसएसटी वाले बैच में। और साथ में पॉलिटिकल साइंस की भी डेमो क्लास हो गई है। और इसके अलावा हिंदी की जो डेमो क्लास है वो ये है। और इसके अलावा जैसे संस्कृत की आने वाली है, और इंग्लिश की डेमो क्लास भी हो गई है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब हम भाषा के भेद को समझने वाले हैं। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो दूसरे पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2 मैथ, उसके लिए भी सारे सब्जेक्ट की जो डेमो क्लास है वो वहां पर डल गई है, ठीक है। चलिए अब हम समझने वाले हैं कि भाषा के भेद या भाषा के रूप। अगर हम बात करें कि भाषा के भेद कितने होते हैं, तो 3, ठीक है। लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे हमने ये स्लाइड बनाई है, इस स्लाइड में हमने लिख कर चीजों को बताया है, ठीक है, तो ये लिखित भाषा हो जाएगी। मौखिक भाषा का मतलब हो जाएगा कि इन्हीं चीजों को क्या कर रहा हूं मैं, बोलकर आपको समझा रहा हूं, तो ये मौखिक भाषा हो जाएगी। और सांकेतिक भाषा का मतलब हो जाएगा कि जहां पर संकेतों के द्वारा हम क्या करते हैं, भाषा अपने भाव विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे ट्रैफिक लाइट वाला हो जाएगा, जैसे ही रेड लाइट आती है तो सब रुक जाते हैं, किसी ने बोला नहीं रुकने के लिए, लेकिन वो संकेत के माध्यम से बताया गया कि भाई रुकना है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि रोडों के किनारों पर भी अगर तीव्र मोड़ है तो वहां पर एक साइन बना दिया जाएगा,
तो समझ जाते हैं कि यहाँ पर हॉर्न देना है और गाड़ी की जो स्पीड है वो धीमी रखनी है। किसी ने बोला नहीं, लेकिन संकेतों के द्वारा हम समझ जाते हैं, या कभी कभी हम भी क्या कर लेते हैं, संकेतों के माध्यम से ही बात कर लेते हैं। ठीक है, इशारों में, जैसे मान लो कि मम्मी ने पूछा कि खाना खाया, और हम इशारों में क्या कर लेते हैं, हाँ या ना के रूप में जवाब दे देते हैं। ठीक है, तो वो सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आने वाला है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे नोट के रूप में बताया गया है, लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होती है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ से भी पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि लिखित और मौखिक भाषा में से कौन सी भाषा ज़्यादा स्थायी होती है, यानी कौन सी भाषा ज़्यादा समय तक चलती है। ठीक है, तो कौन सी भाषा जो लिखित भाषा होती है, लिखित भाषा क्या मौखिक भाषा की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा समय तक स्थायी रहती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। यानी हम कह सकते हैं कि मौखिक रूप में जो हमने चीज़ों को बोला उसमें जल्दी से परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और लिखित भाषा में परिवर्तन होने के लिए क्या लगते हैं, समय लगते हैं, या कहीं सालों लग जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को समझने वाले हैं, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर हम बात करें कि जो हिंदी पेडालॉजी है, हिंदी पेडालॉजी में है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप इस टॉपिक को समझ गए तो चाहे आपकी लैंग्वेज सेकंड के रूप में आपने संस्कृत को लिया होगा, वो टॉपिक भी आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और चाहे आपने लैंग्वेज सेकंड के रूप में इंग्लिश को लिया होगा, वो टॉपिक भी आपका बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया। ठीक है, आइए समझते हैं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। पहले हम भाषा अर्जन को समझने वाले हैं। अगर हम बात करें कि भाषा अर्जन का मतलब क्या होता है, अर्जन का मतलब होता है कि जिन कामों को करने में हमें, या जैसे प्रथम भाषा या क्षेत्रीय भाषा है या मातृभाषा है, उसको सीखने में हमें क्या नहीं करने पड़ते हैं, हमें एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं, या हमें नियम नहीं सीखने होते हैं, या इसे हम सहज सीख सकते हैं, या स्वाभाविक तरीके से सीख सकते हैं, या इसे सीखने के लिए हमें स्कूल नहीं जाना पड़ता। आपने घर में छोटा बच्चा देखा होगा, और छोटा बच्चा जो मातृभाषा सीखता है वो कैसे सीखता है, तो वो सहज सरल या स्वाभाविक रूप से सीखता है। उसके लिए उसने कोई नियम नहीं पढ़े, या कोई किताबें नहीं पढ़ी, या किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ी। भले ही मम्मी ने उसे सिखाया, मम्मी ही प्रथम टीचर होता है, वो तो हमने सुना ही है, लेकिन एकदम औपचारिक रूप से वो कहीं स्कूल नहीं गया उस भाषा को सीखने के लिए। जैसे मान लो कि मेरी जो मातृभाषा है वो जौनसरी है, आपकी गढ़वाली हो सकती है, या कुमाऊनी हो सकती है, या हिंदी हो सकती है। ठीक है, तो इस भाषा को सीखने के लिए हमें किसी टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ी, या किसी स्कूल में नहीं गए हम इस भाषा को सीखने के लिए। इसे हमने सहज और स्वाभाविक और सरल तरीके से सीख लिया, या अपने क्षेत्र से, या अपने परिवेश से सीखा। ठीक है, तो वही क्या होता है, अर्जन होता है। ठीक है, जिसके लिए हमें कोई नियम नहीं पढ़ना पड़ता, कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ती, कोई स्कूल की जरूरत नहीं पड़ती, या जिसे हम सहज सीख सकते हैं, वही किसके अंतर्गत आता है, वो अर्जन के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य में जन्मजात क्षमता, जो भाषा अर्जन है, भाषा अर्जन की मनुष्य में क्या होती है, जन्मजात क्षमता होती है। ऐसे किसने कहा है, ये नोम चॉम्स्की ने भी कहा है। ठीक है, ये भी पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। और आगे की भाषा को अर्जित करने की जिसका प्रयोग करके, ठीक है, मनुष्य वार्तालाप करना, वो भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है। तो जो भाषा अर्जन है, भाषा अर्जन को अर्जित करके जो मनुष्य है, मनुष्य जो भाषा का प्रयोग करता है, उसे क्या करता है, उसके द्वारा ही वार्तालाप करता है, और उसको फिर क्या करता है, सहज रूप से फिर क्या करता है, भाषा का प्रयोग करता है बिना किसी विशेष प्रयास के। इसी को भाषा अर्जन कहते हैं, कि जिसमें हमें कोई एफर्ट नहीं लगाने पड़े। ठीक है, या जिसको सीखने के लिए हमें औपचारिक माहौल की आवश्यकता नहीं पड़ी, यानी स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जो हमने इस प्रकार से भाषा सीखी, उस भाषा को ही क्या कहा जाता है, भाषा अर्जन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने जो मातृभाषा है उसे कहाँ सीखा, उसे अपने परिवेश से ही सीखा, या उसे अपने घर में ही सीखा, तो उसे ही क्या कहा जाता है, भाषा अर्जन कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम भाषा अर्जन के कुछ क्या समझने वाले हैं, उदाहरण समझने वाले हैं, या बिंदु समझने वाले हैं। स्वाभाविक प्रक्रिया, तो जो भाषा अर्जन है, भाषा अर्जन क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसे हमें
इसे सीखने के लिए हमें औपचारिक माहौल की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, हम घर पे खेलते कूदते या स्वाभाविक रूप से क्या करिए, सीख गए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे है वार्तालाप परिवेश का प्रभाव, और इस पर भाषा अर्जन पर किसका, वार्तालाप यानी परिवेश का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। हम जिस भी माहौल में रहते हैं या हमारे आसपास जो भी भाषा बोली जाती है उसका हमारे भाषा पर क्या पड़ता है, असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लो कि जैसे गढ़वाली हो गई या कुमाऊनी हो गई या जौनसारी हो गई, तो जो जिस भाषा परिवेश में पला बड़ा है उसका प्रभाव उस भाषा में आ ही जाता। अगर हम हिंदी भी बोल रहे हैं तो हमारे हिंदी बोलने में, मेरे हिंदी बोलने में कहीं ना कहीं आपको जौनसारी वाली टोन आ जाएगी, या आप अगर गढ़वाली हो तो अगर आप गढ़वाली बोल रहे हो तो आपके गढ़वाली हिंदी बोलने में कहीं ना कहीं गढ़वाली वाली टोन आ जाएगी, या कुमाऊनी है तो उनके कुमाऊनी हिंदी बोलने में कुमाऊनी टोन आ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो वातावरण का परिवेश, जो भाषा है, भाषा में वातावरण या परिवेश का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और आगे की सहज प्रक्रिया, जो भाषा अर्जन है, भाषा अर्जन क्या है, सहज प्रक्रिया है, अचेतन या अवचेतन प्रक्रिया है। यानी हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम अवचेतन तरीके से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, या इसे सीखने के लिए हमें एक्टिव नहीं होना पड़ता है। ठीक है, या कॉन्शियस माइंड होकर हमें इसे नहीं सीखना पड़ता है, अनकॉन्शियस रहते हुए भी हम इसे क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे है अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज्यादा होता है, कि जो अर्जन है, अर्जन का जो संबंध है वो मातृभाषा से ज्यादा होता है। ठीक है, और लेकिन जो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा क्या कर सकता है, एक से अधिक भाषा को भी अर्जित कर सकता है। जैसे मान लो कि आपके घर में गढ़वाली, कुमाऊनी या जौनसारी भाषा बोली जाती है। ठीक है, और बच्चा जहां पर खेलने जा रहा है और वहां पर कोई दूसरी भाषा बोली जाती है तो बच्चा उस भाषा को भी सीख लेगा। ठीक है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे एक से ज्यादा भाषा को क्या कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, और आगे है अनौपचारिक प्रक्रिया। तो जो भाषा अर्जन है, भाषा अर्जन क्या है, अनौपचारिक प्रक्रिया है। अनौपचारिक प्रक्रिया का मतलब हो जाएगा जैसे घर में खेलते कूदते बच्चा क्या कर लेता है, भाषा को अर्जित कर लेता है, या मातृभाषा को सीख लेता है, या उसे इस भाषा को सीखने के लिए कहीं स्कूल या कोई नियम या कोई टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम भाषा अधिगम को समझने वाले हैं, और भाषा अधिगम भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं भाषा अधिगम। अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिगम में किसकी आवश्यकता पड़ती है, प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। जितना ज्यादा हम इसमें प्रयास करते हैं उतना ही हम उस भाषा में क्या होते हैं, परफेक्ट होते हैं। ठीक है, और आगे है कि चेतन रूप से सीखी जाती है। तो जो भाषा अधिगम है, भाषा अधिगम में अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन भाषा अर्जन में अभ्यास की आवश्यकता नहीं पड़ी, या चेतन रूप से सीखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। हमने अवचेतन होकर ही क्या कर ली थी, भाषा को अर्जित कर लिया था। और आगे है कि नियम सीखने होते हैं, तो भाषा अधिगम में हमें नियम भी सीखने होते हैं। ठीक है, और आगे है कि किताबें पढ़नी पड़ती है। ठीक है, और आगे की कौशल सीखने होते हैं, और शिक्षकों की जरूरत पड़ती है। किसमें, तो ये भाषा अधिगम में। और आगे है अतः भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि औपचारिक प्रक्रिया का मतलब इसे हमें या तो स्कूल में जाकर सीखनी पड़ेगी, या हमें नियमों की आवश्यकता पड़ेगी, या हमें किताबों की आवश्यकता पड़ेगी, या हमें ज्यादा से ज्यादा अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी, या हमें इसे चेतन होकर सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही क्या है, भाषा अधिगम है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, और अब हम इसके कुछ उदाहरणों को समझ लेंगे। आइए समझते हैं। अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से है। ठीक है, जिस प्रकार से हमने अर्जन समझा था, अर्जन का संबंध किससे था, तो मातृभाषा से था। मातृभाषा, अर्जन का संबंध किससे था, मातृभाषा से। उसी प्रकार से जो अधिगम है, अधिगम का जो संबंध है वो किससे, दूसरी भाषा से है। और ये क्या है, एक चेतन प्रक्रिया है, यानी हमें कॉन्शियस होकर क्या है, सीखनी पड़ती है। और अगर हम कॉन्शियस होकर नहीं सीखेंगे तो हम इसमें गलती कर लेंगे। जैसे मान लो मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, और इंग्लिश सीखते सीखते कुछ मैं और बातें भी सोच रहा हूँ, तो मैं इंग्लिश सीखने में क्या कर सकता हूँ, उस समय गलती को कर सकता हूँ बोलने में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे हो जाएगा कि इसमें प्रयासपूर्ण रहना पड़ता है, इसमें हमें प्रयास करने पड़ते हैं। किसमें, तो अधिगम में। ठीक,
औपचारिक माहौल होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए? औपचारिक माहौल होना चाहिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे की स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण और पुनर्बलन से सीखी जाती है। तो ये लाइन पेपर में बहुत बार पूछी गई है कि ये किसका कथन है कि भाषा अनुकरण और पुनर्बलन से सीखी जाती है। तो ये स्किनर का कथन है और यहां से पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछा गया। और आगे है वाइगोस्की के अनुसार भाषा सामाजिक प्रक्रिया द्वारा सीखी जाती है। तो ये भी पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि ये किसका कथन है कि भाषा सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा सीखी जाती है। तो ये वाइगोस्की का हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है कि व्याकरण के संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए। तो जो भाषा है, भाषा जो अधिगम है, इसे व्याकरण के संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए, या इसमें हमें नियमों की आवश्यकता पड़ती है या औपचारिक माहौल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम समझने वाले हैं भाषा सीखने के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण दिखाया जाना चाहिए। तो अगर हमें इस प्रकार का जो प्रिंट समृद्ध वातावरण मिले तो हम भाषा को क्या है और जल्दी क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और जो प्रिंट समृद्ध जो वातावरण है, ये जो प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में हम इनको ज़्यादा देखते हैं। हम प्राइमरी स्कूल में जो स्कूल की दीवारें हैं उनमें हम इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, प्रिंट समृद्ध वातावरण है, इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे ज़्यादा देख कर सीखते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अब हम भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या समझने वाले हैं, अंतर को समझने वाले हैं। ठीक, आइए समझते हैं। तो इधर अर्जन हो जाएगा और इधर अधिगम हो जाएगा। ठीक, आइए समझते हैं। तो जो भाषा अर्जन है, भाषा अर्जन क्या है? अवचेतन प्रक्रिया है। और भाषा अधिगम क्या है? चेतन प्रक्रिया है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। अर्जन स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी इसको सीखने के लिए हमें कोई नियम की आवश्यकता नहीं पड़ती, या किसी स्कूल की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये हम परिवेश से सीख जाते हैं। ठीक है, और जो भाषा अधिगम है इसमें नियम प्रक्रिया है, यानी इसमें नियमों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, नियम हो गए या टीचर हो गए, ठीक है, या किताबें हो गई। और आगे है कि अनौपचारिक प्रक्रिया है। जो भाषा अर्जन है ये अनौपचारिक प्रक्रिया है। इसे हम घर में खेलते कूदते या सोते जागते क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और जो भाषा अधिगम है ये औपचारिक प्रक्रिया है। इसमें हमें नियमों की आवश्यकता पड़ती है, और हमें स्कूल की भी आवश्यकता पड़ सकती है, और हमें टीचर की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और आगे है कि मातृभाषा। जो भाषा अर्जन है, भाषा अर्जन का जो संबंध है वो किससे है? मातृभाषा से है। और भाषा अधिगम का जो संबंध है वो दूसरी भाषा से है। ठीक है, यहां से भी पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछा गया। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे है मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है। कि जो मातृभाषा है, मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है, और जो द्वितीय भाषा है उसे अभ्यास के द्वारा सीखी जाती है। द्वितीय भाषा को हमेशा अभ्यास के द्वारा सीखी जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे है कि भाषा का पहला रूप। जो अर्जन है, अर्जन भाषा का पहला रूप है, और अधिगम भाषा का दूसरा रूप है। ठीक है, दूसरे रूप में स्कूल में सीखी जा सकती है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है बच्चा एक से अधिक भाषा भी अर्जित कर सकता है। तो बिल्कुल बच्चा एक से अधिक भाषा भी अर्जित कर सकता है। मान लो कि कोई बच्चा घर में दूसरी भाषा बोली जाती है, और उसके आसपास का जो परिवेश है जहां पर बच्चा खेलने जाता है वहां पर दूसरी भाषा बोली जाती है, तो बच्चा दोनों भाषाओं को क्या कर सकता है? दोनों भाषाओं का अर्जन कर सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे है एक से अधिक भाषा का अधिगम किया जा सकता है। तो बिल्कुल एक से अधिक भाषाओं का अधिगम भी किया जा सकता है। उसके लिए हमें नियमों की आवश्यकता पड़ेगी, किताबों की आवश्यकता पड़ेगी, टीचर की आवश्यकता पड़ेगी, और औपचारिक माहौल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में कमेंट जरूर करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और साथ में अगर आप सारथी कोचिंग सेंटर के बैच से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उसके लिए जो हमारा ऐप है उसका जो लिंक है वो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। वहाँ से जाकर आप क्या कर सकते हैं, हमारे बैच में एनरोल कर सकते हैं, और वहाँ पर बड़े धूमधाम के साथ क्या कराई जा रही है, तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं जल्दी इस प्रकार की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।